दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर क्राइम शो में। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सीधे रुख करते हैं हाथरस का। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दायर किया है और हलफनामा में कहा है कि पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि सुबह हिंसा की साजिश रची जा रही थी, खुफिया रिपोर्ट थी। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की, जो कि जिन्होंने इस हलफनामे को पढ़ा है, और उनसे जानते हैं कि और कौन से मुख्य बिंदु हैं जो कि यूपी पुलिस ने इस हलफनामे में कहे हैं। आशीष, क्या कहा है यूपी पुलिस ने इस हलफनामे में? क्या मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? जी देखिए, आमतौर पर सौरभ, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और हलफनामा मांगा जाता है, नोटिस होता है, तो हलफनामा दाखिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग रुख अपनाया यूपी सरकार ने और पहले सुनवाई से पहले ही एक हलफनामा दाखिल कर दिया। और इस हलफनामे में उसने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि यूपी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास है, एक सोची समझी साजिश है, एक योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को जाति संघर्ष में और हिंसा को भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, हिंसा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें कुछ राजनेता शामिल हैं, राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, कुछ मीडिया के, सोशल मीडिया का एक वर्ग शामिल है और कुछ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वर्ग शामिल है। ये सीधे सीधे आरोप यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है और कहा है कि इस मामले की, वो भी चाहती है इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई को ये जांच सौंप दी जाए। ये बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत सारे ट्वीट और बहुत सारे मटेरियल उसने लगाया कि किस तरीके से वो साबित करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल आशीष, शुक्रिया बहुत बहुत इस पूरी जानकारी के लिए। अब चलते हैं हाथरस। हाथरस में एसआईटी फिर एक बार मौका वारदात पर पहुंची है। उस जगह का मुआयना किया है जहां पर पीड़िता के शव का दाह संस्कार किया गया है। फॉरेंसिक की टीम भी साथ में है और उन्होंने वो थाने में भी गए हैं जहां पर इस पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है, चांदपा थाने में। हमारे सहयोगी मुकेश वहां पर मौजूद है और मुकेश लगातार इस पूरी स्टोरी को रिपोर्ट कर रहे हैं। मुकेश, आज किस लिए एसआईटी पहुंची है? आपने एसआईटी प्रमुख से बात भी की है, क्या बता रहे हैं? कब तक ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे? देखिए, जो एसआईटी बनी है इसको अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर जांच करके देनी है। इसकी जांच का कल आखिरी दिन है, तो कुछ देर पहले हमने एसआईटी के जो हेड हैं वो उनसे बात की। उनका ये कहना है कि कल तक अपनी हम जांच पूरी कर लेंगे और हो सकता है कल शाम को अपनी हम रिपोर्ट सरकार को भेज दें। अगर हमारी जांच में कोई समस्या आती है कल तक, तो हम सरकार से जांच के लिए 1 या 2 दिन और मांगेंगे। उसी जांच के सिलसिले में एसआईटी की टीम आज विक्टिम के परिवार से मिली, जहां पर ये पूरी घटना हुई। उस घटना के मौका वारदात पर गई। इसके अलावा जहां पर विक्टिम का अंतिम संस्कार किया गया है वहां पर भी ये टीम गई। तो कुल मिलाकर एसआईटी अपनी जांच में लगी हुई है। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर वो नहीं पहुंची है, लेकिन उनका कहना है कि कल तक वो पूरी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे। उन्होंने अपनी जांच के डिटेल्स हमसे शेयर नहीं किए, लेकिन उनका कहना है कि उनकी जांच लगभग पूरी होने को है और कल शाम तक वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर हाथरस मामले पर योगी सरकार और केंद्र सरकार को घेरा है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है धक्का छोड़िए। जो अनइमेजिनेबल उस परिवार को लगा। यूपी के मथुरा में यूपी पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है और कहा जा रहा है कि ये पीएफआई से जुड़े हुए हैं और ये सभी लोग जा रहे थे हाथरस और पुलिस का ये भी कहना है कि ये लोग एक आपराधिक साजिश रच रहे थे। ये पीएफआई जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उससे जुड़े हुए हैं और इनको
गिरफ्तार किया गया है। इन सबसे पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि कुछ खुफिया रिपोर्ट थी यूपी पुलिस के पास, इसीलिए टोल के पास नाकेबंदी की गई और वहां पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। तभी इन 4 लोगों को पकड़ा है, 4 संदिग्धों को पकड़ा गया है और इनसे इस वक्त यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी के हाथरस में एक और दर्दनाक खबर सामने आई है। एक 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस 6 साल की मासूम के साथ अलीगढ़ के इगलास गांव में 15 दिन पहले रेप हुआ, जिसके बाद रेप पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया, लेकिन उसने यहां पर दिल्ली में दम तोड़ दिया। बच्ची के शव को उसके गांव ले जाया गया। परिवार ने पहले आरोपी को गिरफ्तार करने और एसएचओ को सस्पेंड करने को लेकर चक्का जाम किया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। बाद में कार्रवाई करते हुए इगलास थाने के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद परिवार ने पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया। पीड़ित परिवार को राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। नोएडा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। नोएडा में नानी के घर पर गई 2.5 साल के बच्चे के कत्ल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन जब इस कत्ल को लेकर खुलासा हुआ तो रिश्ते तार-तार होते दिखाई दिए। हत्या का आरोप मासूम की 2 मामियों पर है। पुलिस के मुताबिक ननंद के तानों से परेशान दोनों भाभियों ने बच्चे की कत्ल की साजिश रची। तकिए और कंबल से मासूम का गला घोट दिया और फिर उसके शव को घर के ही संदूक में छिपा दिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बच्चा मंगलवार को अपने घर के सामने खेलते हुए लापता हो गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों तक पहुंच गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। नोएडा में दिल्ली पुलिस के हत्थे एक शातिर ठग चढ़ा है। राजेश शर्मा नाम का यह शख्स फर्जी इंटरनेशनल कंपनी बनाकर अपने स्टाफ के नाम पर बैंक से लोन लेता था। इसने अपनी 2 कंपनियां बना रखी थीं, जिसमें से एक को राजेश शर्मा और दूसरे को प्रदीप शर्मा के नाम से चलाता था। इसने अपनी कंपनी में 5 स्टाफ भी रखे थे, जिनके नाम पर यह लोन लिया करता था। अपने स्टाफ के नाम से लिए गए लोन का 80% ये खुद अपने पास रखता था, जबकि 20% हिस्सा अपने कर्मचारियों को दे देता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब लोन और कार्ड का भुगतान नहीं किया गया। बैंक द्वारा दिल्ली पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने जब इस मामले की सिलसिलेवार ढंग से छानबीन की और कार लोन पर खरीद हुई गाड़ी की तलाश में जुट गई। लोन की हुई गाड़ी की पहचान कर पुलिस आरोपी राजेश तक पहुंच गई। राजेश के पास से पुलिस ने 3 कार, कई फर्जी दस्तावेज और क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस अब इसके 5 कर्मचारियों की तलाश कर रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि एक ही मोबाइल नंबर पर 2 आधार कार्ड कैसे तैयार किए गए। जांच इस बात की भी है कि क्या बैंक का कोई स्टाफ इस शातिर ठग से मिला हुआ तो नहीं था। दिल्ली से सटे नोएडा के ग्रेटर नोएडा में गौ तस्करों को यूपी पुलिस ने पकड़ा है। पहले पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई और उसके बाद एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा गौ तस्कर फरार हो गया है। दरअसल मामला ग्रेटर नोएडा के चाना गांव के पास का है। यहां नहर किनारे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध वैगनआर कार दिखाई दी। रोकने की कोशिश पर कार में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में फुरकान नाम के आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गाड़ी से गोवंश और दूसरे हथियार बरामद किए हैं। फुरकान मेरठ का रहने वाले हैं और उस पर भी गोकशी के कई केस दर्ज हैं। फुरकान नाम का एक शातिर गौकश, जिसपे पहले से 9 मुकदमे पंजीकृत हैं गौकशी के, वो आज एक बिना नंबर की वैगनआर में एक छोटी सी बछिया को लेके जा रहा था। वो निश्चित तौर पे चोना नहर सुनसान इलाका है, इसकी पटरी पे कहीं गौकशी करता और वो कहीं न कहीं इस मीट को खपाता। इस दौरान जब पुलिस को पता चला मुठभेड़ हुई है, उसके पैर में गोली लगी है। तमंचा, कारतूस, चाकू, बछिया, वैगनआर, रस्सी, सारा सामान बरामद हुआ है और इसके साथियों के बारे में
और किसको किसको ये सप्लाई करता था, ये सारी बातें हम लोग पता कर रहे हैं और निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। मुंबई पुलिस ट्रोलर्स पर सख्त कदम उठा रही है और इन ट्रोलर्स के निशाने पर खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और इनके मुंबई पुलिस के पास एक शिकायत आई थी। इसके बाद पुलिस ने सिलसिलेवार ढंग से तफ्तीश की और उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी की गई है और मुंबई पुलिस आगे की जांच कर रही है। और हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए हमारे सहयोगी मुंबई से सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, अब तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी ये ट्रोल्स बख्श नहीं रहे हैं। बिल्कुल, खास करके हम देखें सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के में बहुत से ऐसे पोस्ट किए गए जो कि सीधे सीधे मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की बदनामी करते हुए दिखे गए थे और उसमें जस्टिस फॉर सुशांत या हैशटैग या सुशांत राजपूत डेथ केस हैशटैग इस तरह से चल रहे थे। तो इसके संबंध में जब बहुत जानकारियां मिली और पता चला, जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि इसमें ज़्यादातर सब फर्जी हैं, फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट हैं। इसीलिए मामला दर्ज किया गया है और मामला दर्ज करके अब जांच की जा रही है उस पूरे मामले में। और इसके पीछे माना जा रहा है कि ये सब एक राजनीतिक साजिश के तहत हुआ है और खास करके बिहार चुनाव में को देखते हुए और महाराष्ट्र सरकार की बदनामी के लिए, ऐसा खुद गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अभी कुछ देर पहले बताया है। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है उसमें और उसके तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब तक संख्या पुलिस ने साफ नहीं बताई है कि कितने ऐसे फर्जी मिले हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स, लेकिन जो आंकड़ा आ रहा है वो शायद लाखों में भी जा सकता है। फिलहाल उनका कहना है कि हजारों में है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का मामला काफी सुर्खियों में रहा। रिया चक्रवर्ती जेल में हैं, उनकी न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है और कुल 14 लोगों की जो रिमांड है वो 20 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। ब्रेक है। आप सीधे चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे कानपुर और मेरठ में हो रही थी क्रिकेट की सट्टेबाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्राइम शो में। मुंबई पुलिस सट्टेबाजों पर काफी नजर बनाए हुए है। मुंबई पुलिस ने T20 लीग के दौरान सट्टेबाजी पर कड़ी नजर बनाए रखी है। मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के मैच के दौरान सट्टेबाजी कर रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने ये गिरफ्तारी की है। पकड़े गए लोगों के पास से 44,000 कैश, लैपटॉप, 9 मोबाइल और 1 वाईफाई रूटर सीज किया है। बॉम्बे टिम्बर मार्केट में छापेमारी के दौरान सट्टेबाजी की इस गैंग का खुलासा हुआ है। यूपी के मेरठ के साकेत कॉलोनी स्थित एक होटल के मैनेजर समेत 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 रजिस्टर व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। ये लोग टीवी पर T20 लीग के मैच के देखकर सट्टा लगाते थे। पुलिस ने छापामारी के बाद होटल को सील कर दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पुलिस को ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यूपी के मेरठ के बाद कानपुर में भी तमाम कोशिशों के बावजूद यूपी के कानपुर में सट्टेबाजी का रोकथाम नहीं हो पा रही है। सोमवार को यूपी पुलिस ने छापे मारकर T20 लीग में सट्टेबाजी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 29 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने साथ ही मोबाइल और 1 रजिस्टर भी बरामद किया है। रजिस्टर में सट्टे का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है। इस गिरोह का सरगना अब भी फरार है। महाराष्ट्र के नागपुर में यौन उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है।
लड़की का आरोप है कि लखनऊ के चिन्हट इलाके में उसके साथ एक शख्स ने यौन उत्पीड़न किया। लड़की ने यह केस नागपुर में दर्ज करवाया है। नागपुर पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने बताया कि नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ एक शख्स ने यौन दुराचार किया। बाद में उसने अश्लील वीडियो का वायरल करने की धमकी दी। इसलिए उन्होंने चिन्हट थाने में केस दर्ज नहीं कराया। अब नागपुर पुलिस इस लड़की को लेकर लखनऊ आई है और चिन्हट पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है। हकीकत ऐसी है कि वो 2018 में दिल्ली आई थी जॉब के सिलसिले। और अब क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर 4 युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। मारपीट के बाद पीड़ित युवक को पेशाब भी पिलाया। साथ ही घटना की जानकारी किसी को नहीं बताने की धमकी दी। घटना से आहत युवक ने घर पहुंचकर सारी बात अपनी परिजनों को बताई और फिर खुद एक वीडियो बनाकर इंसाफ की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 1 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने यहां से 7 कुंतल गांजा पकड़ लिया है। बरामद गांजे को सब्जी के ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि इसे ओडिशा से लाया गया था। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। बाकी अन्य लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 1000 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद किए गए गांजे की कीमत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। गांजे की ये बरामदगी एक लॉरी से की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से कैश और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे से कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 412 किलो गांजा बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद किए गए गांजे की कीमत तकरीबन 85 लाख रुपए है। यह बरामदगी नलदुर्ग सोलापुर रोड से की गई है। तो आज के लिए क्राइम शो में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।